हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम कमाल की चल रही होगी। तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। लिक्विड सोल्यूशन नाम के चैप्टर में से हमने कई सिंगल करेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी और उसी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप ये कर दीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बाय 10 mm ऑफ एच जी। अब बाय 10 mm ऑफ एच जी लिखा है, इसका क्या मतलब है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है बाय 10 mm ऑफ एच जी। का मतलब बाय है तो इसका मतलब ये डिफरेंस है, यानी कि पी नॉट नहीं है, पी नहीं है, ये पी नॉट माइनस पी है। पी नॉट होता कि अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता तो पी नॉट होता, और पी होता अगर यहाँ पे डिक्रीज टू होता तो हम क्या कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इतना हो गया है, 10 mm of Hg हो गया, यानी कि पी की वैल्यू 10 बोलते। अब ये ना पी नॉट की वैल्यू है ना पी की वैल्यू है, पी नॉट माइनस पी की वैल्यू है। ठीक है, कब हुआ है? जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा गया सॉल्वेंट पे, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमें दिया हुआ है 0.2। हमसे पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा अगर वेपर प्रेशर में डिक्रीज 10 mm of Hg की जगह 20 mm of Hg होता। तो आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला दो बार लगाना पड़ेगा। रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है? पी नॉट माइनस पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। पी नॉट क्या होता है यहाँ पे? पी नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फेज, पी होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन फेज या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और पी नॉट आपका अगेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फेज, और एक्स ऑफ सोल्यूट यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक, तो डिक्रीज बाय 10 mm of Hg कह रहा है पहले, यानी कि पी नॉट माइनस पी की वैल्यू 10 हो गई अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पता है 0.2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से पी नॉट निकाल सकते हो, यहाँ से हम पी नॉट निकाल सकते हैं इजीली। हमारा आ जाएगा 50 mm of Hg। पी नॉट हमारा आ जाएगा 50 mm of Hg। अब दोबारा लगाएं कि वेपर प्रेशर में डिक्रीज अगर 20 mm of Hg है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, पी नॉट माइनस पी की वैल्यू 20 mm of Hg डाल देंगे अपॉन में पी नॉट की वैल्यू ऊपर से डाल देंगे 50। यहाँ क्या आ जाएगा, इससे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ जाएगा जो दूसरा सोल्यूशन है हमारा। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, 2/5 यानी कि 0.4। अब 0.4 अगर आ गया है तो हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कई बार क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.4, सीधा मोल फ्रैक्शन पूछा था 0.4 आ गया, 0.4 खूपच हमने टिक लगा दिया, आंसर गलत हो गया। लेकिन ऐसा करना नहीं है। आपसे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन नहीं, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो आपसे क्या करना है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। और आपको पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आपका कितना होगा, 1 होगा। और एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है, यानी कि अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो सॉल्वेंट का 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट करके आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये छोटी सी गलती है, कई बार हम 0.4 करते हुए सिंपली मोल फ्रैक्शन पूछा है, हमने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया और हमारा आंसर गलत हो गया। लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा है तो हमें उसे उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यही गलतियां होती हैं, यही गलतियों मैं बताता रहूंगा प्रैक्टिस जब भी कराऊंगा, जिससे कि जो मैंने गलतियां करी हैं, जो मैं गलतियां करके सीखा था, वो तुम बिना गलती करे ही सीख जाओ। जब मैं बताता हूँ यहाँ गलती हो रही है तो मान जाया करो यहाँ गलती होती है, और उस बात को ध्यान रखा करो, जिससे कि टेस्ट में भी तुम्हारी कोई गलती ना हो और फाइनल एग्जाम तो तुम्हारा बहुत एकदम शानदार मस्त एकदम तरीके से जाए ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.950 बार। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कह रहा है, यानी कि पी नॉट है। नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला, मतलब वांट ऑफ फैक्टर 1 मानेंगे, एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं हो रहा। नॉन वोलेटाइल है मतलब कोई वेपर प्रेशर नहीं है उसका। ठीक है, कितना डाला, 0.5 ग्राम डाला 39 ग्राम बेंजीन में, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 0.945 बार, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, पी है। हमसे मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस पूछ रहा है, तो रिलेटिव लोअरिंग अपन की कितनी होती है, पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट, और ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। और मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, आप ऐसे लिख लो, एम डब्ल्यू।
ठीक, ये आ गए मोल्स ऑफ सल्यूट, और डिवाइड बाय क्या होगा आपका टोटल मोल्स यानी कि मोल्स ऑफ सल्यूट को अगेन आप क्या लिखोगे मास ऑफ सल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जिसको आप क्या लिखोगे मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या सिंपल चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब आपका क्या दिया है, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ है बेंजीन का, यानी कि पी नॉट पता है कितना 0.950 बार, ठीक है यूनिट्स का ध्यान रखते हुए, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी कि पी कितना है 0.945 बार, ठीक है डिवाइड बाय क्या आपका पी नॉट अगेन 0.950 बार, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, और जिसको हमने एक्सपेंड करके लिख लिया है सिंपल तरीके से। ठीक है, तो मास ऑफ सल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सल्यूट, तो सल्यूट क्या है वही अपना नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, जो इसका कितना मास ऐड करा है 0.5 ग्राम, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, सपोज एमडब्ल्यू मान लिया मैंने, ठीक है, अपॉन में टोटल मोल्स, तो 0.5 अपॉन एमडब्ल्यू तो आएगा ही, जो कि सल्यूट के मोल्स है, प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, सॉल्वेंट क्या है बेंजीन है, कितने ग्राम डाला है 39 ग्राम डाला है, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, बेंजीन होता है C6H6, इसका मोलर मास आएगा 78 ग्राम पर मोल, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एमडब्ल्यू आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 189 ग्राम पर मोल आ जाएगा। एक इक्वेशन थी, एक वेरिएबल था, एमडब्ल्यू हमने निकाल लिया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है डी में है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा, सिंपल एज दैट, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर बताना है ऑफ गिवन एक्वस सोल्यूशन, हमें एक्वा फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन में करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर बताना है, वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताना है। ठीक है, अब वेपर प्रेशर होता है क्या है, रिलेटिव लोअरिंग अपनी होती है पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट इक्वल टू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को आप वांट ऑफ फैक्टर के टर्म्स में लिखोगे तो कैसे आएगा, आई इंटू एन ऑफ सल्यूट अपॉन में आई इंटू मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि रिलेटिव लोअरिंग जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू मोल्स ऑफ सल्यूट। ठीक, अब क्वेश्चन में हमें मोलैलिटी दी हुई है कि मोल्स ऑफ सल्यूट दिया हुआ है, मोलैलिटी दी हुई है, लेकिन मोलैलिटी होती क्या है, क्या मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ऑब्वियसली हमें सॉल्वेंट पता है पानी है क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं पता, मास ऑफ पानी तो नहीं पता। तो अगर हमें ऑर्डर बताना है तो हमें एक चीज का अगर वेरिएशन से हमें बताना है, जैसे कि हमें बताना है कि अगर आई मेरा अलग अलग वांट ऑफ फैक्टर और अलग अलग मोलैलिटी अगर हमारी है तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या बनेगा। तो अगर हमें ये बताना है तो ऑब्वियसली आपको क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैलिटी क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को आप क्या मानोगे फिक्स मानोगे सबके लिए, क्योंकि आपका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपको अगर एक चीज का वेरिएशन बताना है तो दूसरी चीज को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को कांस्टेंट मान लोगे, कुछ भी मान लो, सपोज 1 किलो। तो अगर मास ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट हो गया तो यानी कि आप क्या कह सकते हो, सपोज 1 किलो कांस्टेंट हो गया तो यानी कि जो मोलैलिटी है वही मोल्स ऑफ सल्यूट है बेसिकली। तो आप इसको आई इंटू एन ऑफ सल्यूट की जगह क्या लिख सकते हो, आई इंटू एम भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक, अब आई की वैल्यू जब अल्फा 1 है, यानी कि परसेंट डिसोसिएशन आपका कितना है 100% है, तो आपका डिसोसिएशन के लिए तो क्या लगाते हो आई इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा। जब अल्फा 100% यानी कि अल्फा 1 है आपका, तो आपका आई की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी, यानी कि जितना नंबर ऑफ आयंस में टूटेगा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट तो वही आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ये कब होता है, ये चीज होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अल्फा 1 किसका होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस और ऑल सॉल्ट्स। तो जनरली तो आपको सॉल्ट्स ही गिवन होंगे, तो जनरली सॉल्ट्स ही गिवन होंगे, जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट दिया है, बेरियम क्लोराइड दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया है, पोटेशियम क्लोराइड दिया है, ये सभी आपके क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्योंकि सॉल्ट्स हैं। तो जनरली सॉल्ट्स गिवन होते हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं, और जब तक अल्फा नहीं दिया सॉल्ट्स के लिए आप अल्फा की वैल्यू 1 मानोगे, तो जितना नंबर ऑफ आयंस में डिसोसिएट करेंगे वही आई की वैल्यू भी हो जाएगी, सिंपल। अब हमें क्या करना है, इनका वेपर प्रेशर का डिफरेंस
सॉरी वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताना है, तो बताते हैं। ठीक, अगर हम पहले उसकी बात करें, तो पहले उसमें बात करें तो एल्युमिनियम सल्फेट ऊपर ही बात कर लेते हैं। चलो, एल्युमिनियम सल्फेट का हमारा आई कितना है? ऑब्वियसली सॉल्ट है, एल्युमिनियम सल्फेट हमारा सॉल्ट है, बेरियम क्लोराइड, NaCl तीनों सॉल्ट है, तो तीनों का हम क्या मान लेंगे कि अल्फा 1 है, यानी कि आई एन के बराबर है। तो 2 एल्युमिनियम आयन में और 3 सल्फेट आयन में टूटेगा, तो यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई इसके लिए। अच्छा, बेरियम क्लोराइड, एक बेरियम 2 प्लस आयन और 2 क्लोराइड आयन में, यानी कि आई की वैल्यू 3 हो गई। NaCl एक Na प्लस में और एक Cl माइनस में, यानी कि आई की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, ग्लूकोज आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ना एसोसिएट करेगा ना डिसोसिएट करेगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब जिसकी जितनी एम आई की वैल्यू देखो, एम तो सबके लिए, मोलैलिटी तो सबके लिए सेम ही है। ठीक है, तो मोलैलिटी अगर सेम है तो मोलैलिटी से तो हमारा आंसर नहीं आएगा, तो हम बेसिकली आई देख लें, जिसकी जितनी आई की वैल्यू उतनी ज़्यादा रिलेटिव लोअरिंग। जिसकी जितनी आई की वैल्यू, बेसिकली अगर मोलैलिटी आपकी कांस्टेंट है तो ये रिलेटिव लोअरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना आई के। ठीक है, सिंस मोलैलिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग आई के प्रोपोर्शनल होगा, तो जिसकी जितनी आई की वैल्यू उतना ज़्यादा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और जितना ज़्यादा रिलेटिव लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर की, यानी कि उतना वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, तो आई की जितनी वैल्यू ज़्यादा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, रिलेटिवली उतना वेपर प्रेशर कम होगा। और जितनी कम आई की वैल्यू उतना कम रिलेटिव लोअरिंग होगी, तो रिलेटिवली वेपर प्रेशर कम गिरेगा, और कम गिरेगा मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो आई की वैल्यू जिसकी ज़्यादा, उसका रिलेटिव लोअरिंग ज़्यादा मतलब वेपर प्रेशर कम, तो आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा पे एल्युमिनियम सल्फेट के लिए है, तो इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन में इसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा दिया है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट होगा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगले में क्या कह रहा है? बेरियम क्लोराइड है, NaCl है, CH3COOH है। ठीक है, क्या है आपका बेरियम क्लोराइड? इलेक्ट्रोलाइट है आपका, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि सॉल्ट है, तो आई की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ऊपर हमने निकाला। ठीक है, NaCl के लिए आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, CH3COOH के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी? अब ये जो है एसिटिक एसिड, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक एसिड है। वीक एसिड है मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब अल्फा इसका क्या होगा? 1 तो नहीं होगा, अल्फा 1 से कम होगा, मतलब आई की वैल्यू इसकी 2 तो नहीं होगी भाई, 2 से थोड़ी सी कम होगी, आई इसका थोड़ा 2 से कम होगा। आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आप अल्फा 1 मान के आई इक्वल टू एन कर देते हो डिसोसिएशन के केस में यानी कि जितने नंबर ऑफ आयंस में टूटा उतना आपका आई की वैल्यू हो जाती है, लेकिन एसिटिक एसिड के केस में, यानी कि क्योंकि ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल सॉल्ट्स। तो जनरली सॉल्ट है तो आई का वैल्यू एन के बराबर हो जाता है, अगर आपको अल्फा नहीं दिया हुआ है, अगर अल्फा दिया हुआ है तो आपको वही कंसिडर करना पड़ेगा जो दिया हुआ है, लेकिन आप ये मान सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कि आई इक्वल टू एन फॉर डिसोसिएशन। अब ये एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है, तो आई का वैल्यू इसका 2 से थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो आई की बात करें तो सबसे ज्यादा किसके लिए है? पहले के लिए बेरियम क्लोराइड के लिए, तो आई की वैल्यू बेरियम क्लोराइड के ज्यादा, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ज्यादा वेपर प्रेशर में, मतलब रिलेटिवली बेरियम क्लोराइड का वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, तो अब इसमें तो सबसे ज्यादा दिया है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? सी ऑप्शन में भी हमें यही है, मोलैलिटी सबकी सेम दी हुई है, ग्लूकोज तो आपका ना एसोसिएट करेगा ना डिसोसिएट करेगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। CH3COOH के लिए अगेन आई की वैल्यू थोड़ी 2 से कम होगी, क्यों कम होगी? क्योंकि अल्फा इसका 2 नहीं, अल्फा इसका 1 नहीं होगा, अल्फा इसका 100% नहीं होगा, 100% थोड़ा कम होगा, बिकॉज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो अल्फा इसका थोड़ा सा कम होगा, तो आई इक्वल टू एन नहीं कह सकते, यानी कि आई इक्वल टू 2 नहीं कह सकते, 2 से कम होगा। KCl तो आपका नॉर्मल ही है, नॉर्मल मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि सॉल्ट है, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आई इक्वल टू एन, आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 आयंस में टूट रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है? ग्लूकोज का आई का वैल्यू सबसे कम है, मोलालिटी तो सबके लिए सेम है, तो ग्लूकोज का आई का वैल्यू सबसे कम है। आई का वैल्यू कम मतलब रिलेटिव लोअरिंग कम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कम ग्लूकोज के लिए, मतलब वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि रिलेटिवली वेपर प्रेशर इसका कम गिर रहा है, और रिलेटिवली लो कम है मतलब ज्यादा है, लो कम है मतलब क्या है? हाई है, तो रिलेटिवली इसका वेपर प्रेशर कम नहीं, कम ज्यादा कम नहीं हुआ है, इसका वेपर प्रेशर हाई है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका आई की वैल्यू सबसे कम, तो रिलेटिव लोअरिंग कम, और रिलेटिव लोअरिंग कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा।
ठीक, तो इसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करें। अब इसका आई का वैल्यू 2 है और इसका आई का वैल्यू थोड़ा 2 से कम है, ठीक है। 2 से कम हो है वो कुछ 1.8 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1 से तो ज़्यादा ही है और 2 से कम ही है बेसिकली, ठीक है। हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो आई का वैल्यू इसका क्या है, 2 से कम है, 2 से कम है और ये 2 है, यानी कि इन दोनों में इसका आई का वैल्यू कम है और आई का वैल्यू अगर इसका कम है तो इसका रिलेटिव लोअरिंग कम है, मतलब इसका रिलेटिवली वेपर प्रेशर इन दोनों के कंपैरिजन में CH3COOH का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। अच्छा, अब आई का वैल्यू ऑब्वियसली ये 2 होना चाहिए था, तो 2 से थोड़ा सा ही कम होगा, ऐसा नहीं होगा कि 1 से भी कम हो जाएगा। तो ग्लूकोज से तो इसका वेपर प्रेशर, एसिटिक एसिड का वेपर प्रेशर ग्लूकोज के कंपैरिजन में तो कम ही रहेगा, क्योंकि इसका एसिटिक एसिड का आई का वैल्यू ग्लूकोज से ज़्यादा होगा और इसका अगर आई का वैल्यू एसिटिक एसिड का ज़्यादा है तो रिलेटिव लोअरिंग ज़्यादा है और रिलेटिव लोअरिंग ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा एसिटिक एसिड का इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज। लेकिन आई का वैल्यू KCl का सबसे ज़्यादा है तो इसका इसमें रिलेटिव लोअरिंग सबसे ज़्यादा होगी तो इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, तो सी ऑप्शन आपका एकदम ठीक है। अब इसकी बात करें, लास्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं, वैसे तो अपना सी आंसर आ गया है, लेकिन लास्ट ऑप्शन को भी देखें तो आई का वैल्यू बेरियम क्लोराइड के लिए तो 3 हो जाएगा, KCl के लिए 2 हो जाएगा और ग्लूकोज के लिए 1 हो जाएगा, ये तो हमने देख ही लिया। ऑब्वियसली इनका आई का वैल्यू अलग अलग है और एम आई का वैल्यू मोलैलिटी तो सेम ही है, तो आई का वैल्यू लेकिन अलग है, यानी कि एम आई का वैल्यू अलग है, तो रिलेटिव लोअरिंग अलग अलग ही होगी, सेम तो आ ही नहीं सकती, तो ये तो ऑप्शन पहली नज़र में ही गलत है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या होता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग आई ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा नीचे वाला भी तो बढ़ेगा, तो ये घटेगा तो ये कांस्टेंट बना रहेगा। ऐसे नहीं सोचना है आप, सिंपल, आप तो चाहो न्यूमेरिकल डेटा डाल के देख सकते हो, वो मैं बता चुका हूँ। जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैं वो समझा चुका हूँ कि रिलेटिव लोअरिंग आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई इंटू एन ऑफ सल्यूट से ही आप निकाल सकते हो। आपको नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएशन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में वेरिएशन होगा लेकिन उसको मानने की जरूरत नहीं है। सपोज मैं अगर फिर से बताऊं एक बार, चलो फिर से बता देता हूँ एक बार, कोई नहीं। सपोज आई का वैल्यू आपका 1 है, ठीक है। एक आपका केस है जिसमें कि मोल्स ऑफ सल्यूट तो आपके कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। मोल्स ऑफ सल्यूट आपके 2 हैं और आपके मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं, सपोज 3 है, ठीक है। और एक में आई का वैल्यू देखो मैं लिख लेता हूँ, मोल्स ऑफ सल्यूट आपके कितने हैं, 2 हैं और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 3 है। अब दो केस हैं, एक एक में आई का वैल्यू 1 है, एक में आई का वैल्यू 2 है, तो आप निकालो ये आई इंटू एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन आई इंटू एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। तो आप क्या निकालोगे, आई इंटू एन ऑफ सॉल्यूट यानी कि 1 इंटू 2 अपॉन में क्या, आई इंटू एन ऑफ सॉल्यूट यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 3, ये कितना आएगा, 0.4 आ जाएगा। और ऐसे ही आई इक्वल टू 2 डालोगे तब कितना आएगा, 2 इंटू एन ऑफ सॉल्यूट 2 यानी कि डिवाइड बाय 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा, 4/7 यानी कि 0.57 आ जाएगा। यानी कि किसके लिए रिलेटिव लोअरिंग ज़्यादा आया, नीचे वाले के लिए आया। तो ये आप ऊपर से ही तो निकाल सकते थे, आई इंटू एन ऑफ सॉल्यूट देखो किसका ज़्यादा है, ठीक है। पहले के लिए 2 था, नीचे के लिए कितना 4 था, तो आई इंटू एन ऑफ सॉल्यूट किसका ज़्यादा था, नीचे का ज़्यादा था, नीचे वाले का ज़्यादा था जिसमें आई की वैल्यू 2 थी। तो आई की वैल्यू जिसके लिए 2 थी, एन ऑफ सॉल्यूट तो कांस्टेंट ही थे दोनों के लिए, लेकिन आई की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा थी उसी का आपका क्या आ गया, रिलेटिव लोअरिंग ज़्यादा आ गया। तो आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानो। देखो मैं एग्जाम्पल से भी बता दिया, आपका काम चल जाता है, आपका आंसर ठीक आ जाता है। आपको डिनोमिनेटर वाला वेरिएशन होगा, डिनोमिनेटर बदला है, ऐसा नहीं कि नहीं बदला है। पहले डिनोमिनेटर कितना था, 2 + 3 आपका 5 था और बाद में कितना था, 7 था, ठीक है। तो डिनोमिनेटर बदला, न्यूमरेटर भी बदला, लेकिन आप सिंपली इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते हुए आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर ठीक आ जाएगा। तो जिसका आई इंटू एन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा उसका रिलेटिव लोअरिंग ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे मोलैरिटी की जगह मोलैरिटी दिया होता तब भी आप वही कंसंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेते, क्योंकि मोल्स ऑफ मोलैरिटी, जैसे मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सल्यूट आते हैं ऐसे ही मोलैरिटी में भी तो न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ सल्यूट आते हैं, तो सिंपली आप मोलैरिटी में भी कर सकते थे। तो ये चीज़ आपका सभी टाइप के क्वेश्चन उसमें भी लग जाती, ठीक है, अगर मोलैलिटी की जगह मोलैरिटी दिया होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन से क्या मतलब समझते हैं हम, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन से ये मतलब समझते हैं कि जितना ज़्यादा डाइल्यूशन बढ़ता है उतना ज़्यादा अल्फा बढ़ता है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन बढ़ा उतना ज़्यादा अल्फा बढ़ा। ठीक है, तो यानी कि वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब अल्फा आपका अप्रॉक्सीमेटली हम 1 ही मान लेंगे, और अल्फा अगर अप्रॉक्सीमेटली 1 मान लेंगे तो डिसोसिएशन के लिए आई इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा, तो अगर हम उसमें अल्फा 1 पुट करेंगे तो आई हमारा n के बराबर आ जाएगा। ये बात है। ठीक है, सेम मोलर कंसंट्रेशन हमें दी हुई है। ठीक है, अब हमें किसमें डिफरेंस बताना है, एक KlCl3 और एक कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड कितने आयन्स में टूटता है, एक कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, यानी कि 3 आयन में टूट रहा है, इनका वैल्यू 3 है। और वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन यानी कि अल्फा 1 यानी कि आई n के बराबर, यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो गई, एक एल्युमिनियम आयन में टूटेगा, 3 Cl- में टूटेगा, मतलब 4 आयन्स में टूट रहा है, मतलब आई इक्वल टू n करते हुए आई इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात हो गई, और आपका क्या आपको बताना है, आपको एलिवेशन, आपको करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट बताना है, यानी कि डेल्टा टीबी क्या होता है, आई डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, और टीबी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, टीबी नॉट क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्लस आई, या आप इसको ऐसे लिख लो, प्लस के बी इंटू एम इंटू आई, आप ऐसे लिख लो। ठीक, ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन। टीबी नॉट तो आपका सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आपको नहीं दिया तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट आप कांस्टेंट मानोगे, सॉल्वेंट आपको तो दो सल्यूट के बीच में बताना है, तो बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मानोगे, तो सॉल्वेंट आप फिक्स मानते हुए, सपोज वाटर है तो उसके लिए टीबी नॉट का वैल्यू फिक्स्ड होगा 100 डिग्री सेल्सियस, के बी अगेन सॉल्वेंट के लिए, तो वो भी सॉल्वेंट के लिए फिक्स्ड होगा। मोलैलिटी आपकी क्या दी हुई है, सेम मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है, अच्छा सेम मोलर दी हुई है, लेकिन आपको तो मोलैलिटी यहाँ पे डालनी है, तो आप इसको सेम कैसे मान लोगे, सेम नहीं मानोगे, लेकिन आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का कोई आइडिया नहीं दिया, तो जब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नहीं देता तो आप मोलैरिटी को मोलैलिटी के ऑलमोस्ट बराबर मान लेते हो। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चंस में तो मोलैरिटी मोलैलिटी के बराबर, या तो आप सेम मोलल कंसंट्रेशन मान लोगे, तो सेम मोलर कंसंट्रेशन को ही आप सेम मोलल कंसंट्रेशन मान लोगे, तो मोलैलिटी भी सेम, तो यानी कि आप क्या, जिसका आई का वैल्यू ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, सिंपल, और आई का वैल्यू किसका ज्यादा है, AlCl3 का ज्यादा है। ठीक है, तो सिंस I of AlCl3 is greater than I of CaCl2, तो AlCl3 का बॉइलिंग पॉइंट जो कि T1 है वो ज़्यादा हो जाएगा T2 से, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें कांस्टेंट थी, टीबी नॉट सॉल्वेंट पे प्रॉपर्टी, के बी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, मोलैलिटी कांस्टेंट, कैसे, क्योंकि डेंसिटी नहीं दी, तो सेम मोलर कंसंट्रेशन इक्वल टू सेम मोलल कंसंट्रेशन, और आई के हिसाब से वेरिएशन, जिसका आई ज़्यादा AlCl3 का ज़्यादा, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन था तो इससे हमने अल्फा 1 बता दिया, यानी कि डिसोसिएशन के लिए आई इक्वल टू एन आ जाएगा अल्फा 1 के केस में, तो जिसका आई ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, सिंपल। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिटरमाइंड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है आपका। आई क्या होता है, आई फंडामेंटली क्या होता है, बेसिकली मोल्स ऑफ सल्यूट ऑब्जर्व्ड अपॉन में मोल्स ऑफ सल्यूट थ्योरेटिकल, यही होता है आपका आई। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, मास, मोल्स ऑफ सल्यूट को क्या लिख सकते हो, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड। ठीक है, मोलर मास ऑब्जर्व्ड। ठीक है, मास तो आपका चेंज नहीं होने वाला, चाहे आप एसोसिएशन की बात करो डिसोसिएशन की बात करो, आपका मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में बना रहेगा, तो आप क्या इसे लिख दोगे, मास, अब मास तो आपको डब्ल्यू ही लिख दिया दोनों में, और मोलर मास एक बार ऑब्जर्व्ड और एक बार थ्योरेटिकल आ जाएगा, सिंपल। तो आपका डब्ल्यू से डब्ल्यू तो कट जाएगा, तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, बस मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन में मोलर मास ऑब्जर्व्ड। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि
कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड आपका क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। तो फॉर डिसोसिएशन आपका आई का वैल्यू कितना होगा, 1 से ज़्यादा होगा। आई का वैल्यू आपका 1 से ज़्यादा होगा। ये चीज़ तो पूछी जाती है नीट में, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डिसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, और एसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। सिंपल। ठीक, डिसोसिएशन के लिए आपका आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। आप इसका अगर अल्फा 1 के केस में आई निकालते तो कितना, आई इक्वल टू एन निकाल देते। ठीक है, अगर अल्फा 1 मानते तो आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा करके अल्फा 1 डाल देते, आई इक्वल टू एन आ जाता। तो इसमें आई कितना आ जाता, 3 आ जाता। तो तब भी आपका 1 से ज़्यादा ही आता ना, तो वही बात है। तो आई आपका क्या है, मोलर मास ऑफ, थ्योरेटिकली मोलर मास जो है हमारा, अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक, वो क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया। ठीक, तो यहां से हम क्या बता सकते हैं कि आपका थ्योरेटिकल मोलर मास कितना है, थ्योरेटिकल मोलर मास कितना होगा कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम का 40, ईच क्लोरीन का 35.5, यानी कि 35.5 इंटू 2 प्लस 40 आपका कितना है, 111। ठीक, तो यहाँ से क्या कह सकते हो कि मोलर मास जो है थ्योरेटिकल वो ग्रेटर देन है मोलर मास ऑब्जर्व्ड, और थ्योरेटिकल मोलर मास आपका क्या है, तो आप कह सकते हो कि ये हो गया 111 इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ ऑब्जर्व्ड, यानी कि आप कह सकते हो कि जो कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो है वो 111 से कम आएगा, 111 से कम आएगा। अच्छा, अब यही तो हमसे पूछ रहा है कि एक्सपेरिमेंटली आपका मॉलिक्यूलर मास जो डिटरमाइन करा गया, एक्सपेरिमेंटली वो क्या आएगा, थ्योरेटिकली तो 111 आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि डिसोसिएशन हो गया तो जो ऑब्जर्व मोलर मास है वो 111 से कम आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, जो ऑब्जर्व्ड है बेसिकली वही तो एक्सपेरिमेंटली निकाला। आप ऑब्जर्व्ड को क्या बोल सकते हो, मोलर मास ऑब्जर्व्ड, या फिर मोल्स ऑफ सल्यूट। ऑब्जर्व्ड को आप मोल्स ऑफ सल्यूट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली भी बोल सकते हो, आप इसे ऑब्जर्व्ड की जगह एक्सपेरिमेंटली भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट से निकाला वही तो ऑब्जर्व करा गया, और जो थ्योरेटिकल था वो तो थ्योरेटिकल हमने निकाला ही, 111 जिस तरीके से हम निकालते हैं, तो वो तो थ्योरेटिकल था। सिंपल क्वेश्चन था, 111 से कम आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये वाला बहुत पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें मोलालिटी दिया है एक्वस सोल्यूशन की, कितनी, 1 मोलल। एक्वा सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट हमारा क्या है, पानी है, और इलेक्ट्रोलाइट दिया है यानी कि सल्यूट भी दिया है, परसेंट आयनाइजेशन भी दिया है, मतलब हमें अल्फा दिया है 60%, मतलब अल्फा 0.6 हो गया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एट 1 atm पूछ रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एट 1 atm पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आपका A2B3 है, तो A2B3 किस में डिसोसिएट करेगा, 2A3 पॉजिटिव में प्लस 3B 2 माइनस में, इसमें डिसोसिएट करेगा, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो n का वैल्यू अगर आपका 5 आ गया तो आप यहाँ से i निकाल सकते हो। i कैसे निकाल सकते हो, फॉर डिसोसिएशन, आप ऐसे लिख लो, फॉर डिसोसिएशन i इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। n आपने निकाला 5, एल्फा निकाला 0.6, तो यहाँ पे डाल दो, i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 0.6, यहाँ से आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी 3.4। तो आई की वैल्यू आ गई 3.4, तो आपको क्या करना है, आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी को क्या लिखोगे, टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, टीबी तो आपको निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, माइनस टीबी नॉट। अब टीबी नॉट आपको नहीं पता है, टीबी नॉट आपको नहीं पता है, तो आपका ऑब्वियसली एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है यानी कि सॉल्वेंट क्या है, पानी है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और 1 atm प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर पे
जो भी बॉइलिंग पॉइंट आता है उसको क्या कहते हो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम हो तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको आप क्या कहते हो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और एक्वस सोल्यूशन है तो आपको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसका चाहिए, पानी का चाहिए, और ये आपको याद होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आपको केल्विन में चाहिए तो 273 ऐड कर दो, ठीक है। तो 373 केल्विन आपका क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आई की वैल्यू निकाली 3.4, ठीक, इंटू के बी की वैल्यू दी हुई है 0.52, इंटू मोलालिटी 1। तो यहाँ से हम टी बी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, 374.768 केल्विन। और ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल डी ऑप्शन अवेलेबल है ऐसा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, अगेन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, कि द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट क्या है, पानी है, ठीक है, दैट इज फाउंड टू बी 750 टॉर एट 750 एट सर्टेन टेम्परेचर टी। टी कह रहा है टेम्परेचर है जिसपे प्योर वाटर बॉईल करता है, एट विच प्योर वाटर बॉइल्स अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड सेम सोल्यूशन शो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि सेम सोल्यूशन जो है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है, कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी भी दिया हुआ है 1.04 केल्विन। हमें एस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो हमें दो चीज़ दी हुई है, एक तो रिलेटिव लोअरिंग वाला बात दी हुई है कुछ कुछ, और एक हमें डेल्टा टी भी दिया हुआ है। तो डेल्टा टी भी अगर हम लगाएं, डेल्टा टी भी कितना है, आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा टी भी दिया हुआ है 1.04 केल्विन, ठीक है। आई हमारा क्या है, हमें सोल्यूशन का कोई आइडिया है कि नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। के भी हमें पता है 0.52 उसने दिया है, ठीक है, 0.52 दिया हुआ है। मोलालिटी हमें नहीं पता है। अब आई का हमें कोई आइडिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्या कुछ आइडिया लग रहा है, अब यहाँ पे दो वेरिएबल बन जाएंगे, दो वेरिएबल बन जाएंगे तो हमारी मोलालिटी नहीं आ पाएगी, ठीक। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन से ऐसा आइडिया लग रहा है कि आई का वैल्यू हमें 1 ही मानना है, क्योंकि उसने सोल्यूशन का कोई आइडिया नहीं दिया है कि सोल्यूशन कौन है। अगर वो बोलता कैल्शियम क्लोराइड है, कुछ है, NaCl है, कुछ है, तब तो हम आई मानते भी, अभी आई को 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हम मोलालिटी निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी मोलालिटी, 2 आ जाएगी, 2 मोल पर केजी। तो अगर मोलालिटी 2 आ गई, मोलालिटी 2 आ गई तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 2 मोल सल्यूट है, 2 मोल सल्यूट है इन 1 केजी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है अपना, जल, यानी कि पानी। हमें क्या करना है, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर, हमें ऑस्मोटिक कह रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है। तो हम रिलेटिव लोअरिंग वाली बात लगाएंगे। रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है, पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो पी नॉट क्या है हमारा, पी नॉट हमारा ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जिसपे हमारा प्योर वाटर बॉईल कर रहा था। देखो प्योर वाटर क्या था हमारा, वेपर प्रेशर। देखो एटमॉस्फेयर, अगर हमारा जिस भी टेम्परेचर पे प्योर वाटर बॉईल कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो अगर जो अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब अगर वाटर बॉईल कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि इस प्रेशर पे वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, अगर इस टेम्परेचर पे प्योर वाटर बॉईल कर रहा है, देन ये टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो अगर हम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ही निकाल दें तो वही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर बॉईल कर रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए, यानी कि ये वाटर, ये टेम्परेचर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेपर प्रेशर के बराबर होना आवश्यक है। तो यहाँ पे पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है, यही हमें निकालना है, यही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो पी नॉट को मैं लिख दूं पी एटीएम, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, माइनस का पी यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो कि दिया हुआ है 750 टॉर। अब ध्यान रखना हमारा आंसर टॉर में आएगा, अपॉन में पी नॉट, पी नॉट अगेन हम सब्सटीट्यूट कर दे पी एटीएम से, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट नहीं पता लेकिन मोलालिटी पता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के लिए मोल्स ऑफ सल्यूट न्यूमरेटर में, डिवाइड में क्या
मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता है क्या? नहीं पता, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट पता है। 1 किलो, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। और मोल्स में बनाने के लिए डिवाइड बाई 18 कर दो, क्योंकि ये जो सॉल्वेंट है क्या है? जल है। 1000/18 मोल्स हो गए। अब यहाँ से क्या हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है। ये कितना आ जाएगा? 777। और किस में आएगा? टॉर में आएगा। तो 77 टॉर हमारा आंसर है, जो कि पहला ऑप्शन है। ऑप्शन पास पास है। 779 भी एक ऑप्शन है। तो बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन हम नहीं लगा सकते। अब 1000/18 को क्या लिख सकते हो? 55.55 लिख सकते हो। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल सोल्यूशन, आइडियल एक्वस सोल्यूशन विल शो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। आपको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बताना है। आइडियल एक्वस सोल्यूशन है सारे। ठीक, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप क्या करोगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी। और डेल्टा टी बी क्या होता है? टी बी माइनस टी बी नॉट इक्वल टू आई। यहाँ पे इसको आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी को कैसे लिख सकते हो? के बी इंटू एम आई, ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके बराबर होगा? टी बी नॉट प्लस के बी इंटू एम आई। अब के बी इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट, जो कि आपका किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। और एक्वस सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमारा फिक्स है, पानी। तो के बी सबके लिए फिक्स है, कॉमन है, कॉमन चीज से जवाब नहीं देती हमारा के बी। तो सबके लिए सेम है। टी बी नॉट अगर एक्वस सोल्यूशन है, टेम्परेचर सेम है, क्योंकि टेम्परेचर का कोई अलग अलग नहीं दे रखा, तो टेम्परेचर सेम मानेंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पानी भी क्या होगा? हमारा सेम होगा। एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह सब हम कांस्टेंट मानेंगे, सब सेम मानेंगे, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी क्या है? सपोज हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ही वही लेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो 100 डिग्री सेल्सियस भी हमारा, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि टीबी जो है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एम आई के है। जिसकी एम आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। अब मोलैलिटी होती है यहाँ पे स्मॉल एम। क्वेश्चन में क्या दिया है? मोलैरिटी दिया है। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का कोई आइडिया नहीं दिया। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का कोई आइडिया नहीं दिया, तो मोलैलिटी को मोलैरिटी के बराबर मान देंगे। या फिर हम क्या कर लें कि सिंस डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज नॉट गिवन, ठीक है, तो आप क्या मानोगे? मोलैरिटी को आप अप्रोक्सीमेटली मोलैलिटी के बराबर मान लोगे। तो आप क्या कह सकते हो? टीबी जो है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, वो मोलैरिटी इंटू आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिंपल। अब आप ये वैल्यू निकाल लो सबके लिए। तो पहला ऑप्शन, आपको एम आई की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल एम और आई की। ठीक है, मोलैरिटी कितनी है पहले में? 0.5 है। ठीक है, और परसेंट डिसोसिएशन कितना है? 50% है, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.5 है। ठीक है, 0.5 है। एन की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि एक NaCl, एक Na प्लस और एक Cl माइनस में टूट रहा है, तो एन की वैल्यू तो 2 हो गई। तो आई इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा करके आप आई निकाल लोगे। यहाँ से आप आई निकाल लोगे। आई इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.5 इंटू 0.5 हो जाएगा आपका एम आई। आपकी एम आई की वैल्यू क्या उतनी हो जाएगी? 1.5 इंटू 0.5, यानी कि हो जाएगी ये 0.75 हो जाएगी पहले के लिए। दूसरे के लिए अगर हम बात करें तो मोलैरिटी तो 0.3 है। अब बात है कि आई की वैल्यू कितनी है। जब परसेंट डिसोसिएशन नहीं दिया हुआ, तो हमें अल्फा कितना मानना है? 1 मानना होगा। ठीक है, यानी कि आई जो भी आएगा वो एन के बराबर आ जाएगा। तो अब एन की वैल्यू हम बता दें कितनी है। ठीक है, तो ये किस में टूटेगा? जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो, K2FeCN6। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हमें समझने पड़ेंगे कि कैसे टूटेगा। बाहर वाले तो अलग अलग हो जाएंगे आयंस। 2K प्लस हो जाएगा, प्लस Fe किस में है? 2 प्लस में है, प्लस हमारा ये कॉम्प्लेक्स जो है FeCN6 4 माइनस आएगा। ठीक है,
चार्ज तो आप देख लोगे, चार्ज तो आप बैलेंस कर लोगे, आप ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाहर वाले आयन्स हैं वो तो अलग हो जाएंगे, लेकिन जो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर आयन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आयन्स है, ये सब अलग नहीं होंगे, एक साथ ही टूटेंगे। तो टोटल आयन कितने आए? 2 पोटेशियम आयन, 1 फेरस आयन और 1 ये कॉम्प्लेक्स आयन। तो 2 और 1 और 1 तो कितने? 4 आयन्स में टूट रहा है, मतलब इनका वैल्यू कितना है? 4 है, यानी कि I इक्वल टू N इक्वल टू 4, क्योंकि अल्फा जब नहीं दिया तो 1 मानेंगे। ग्लूकोज के लिए बात करें तो I की वैल्यू तो 1 हुई होगी, क्योंकि ना तो एसोसिएट करेगा ना डिसोसिएट करेगा। तो दूसरे केस में Mi की वैल्यू कितनी आ गई? I की वैल्यू 4 और मोलारिटी की वैल्यू कितनी? 0.3, यानी कि 1.2 आ गई। तीसरे केस में 1 इंटू 1 करके 1 आ गई। चौथे केस में बात करें तो 1 मोल AgCl है, इट इज डिजॉल्व इन, इट इज मिक्सड इन 0.5 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि 0.5 मोलर तो होना चाहिए था, 0.5 मोलर तो होना चाहिए था। लेकिन आप AgCl के बारे में ध्यान रखो कि 0.5 मोलर तो AgCl मिक्स करा गया, लेकिन AgCl इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं बात। तो अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो क्या ये पानी में इतना ही घुलेगा कि इससे कम घुलेगा? आपने आपको अगर ध्यान हो तो इसका KSP 10⁻⁻10 के ऑर्डर का होता है। अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करो तो 10⁻⁵ मोल पर लीटर होती है इसकी लगभग। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करो तो 10⁻⁵ मोल पर लीटर के ऑर्डर की इसकी होती है। तो 10⁻⁵ मोल पर लीटर की अगर ये तो सॉल्युबिलिटी होगी, तो यानी कि 0.5 मोलर तो हमें लग रहा है, लेकिन उसमें से बहुत कम ही घुलेगा, और जो घुलेगा उसी के बेसिस पे हमारी मोलैरिटी आएगी इस वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पे जो मोलैरिटी आएगी वो तो जो घुलेगी उसकी मोलैरिटी आएगी, और ये तो 0.5 तो हमने डाला ही है, और उससे बहुत कम मोलैरिटी आने वाली है, क्योंकि AgCl इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। तो यानी कि चौथा तो सबसे कम हो जाएगा, चौथे की तो मैक्स मोलैरिटी बहुत, Mi की वैल्यू सबसे ज्यादा होने के बजाय क्या सबसे कम ही होगी, क्योंकि मोलैरिटी इसकी बहुत बहुत ही कम होगी। तो ये तो हमारी इसकी Mi की वैल्यू तो लीस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो एक AgCl एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक, अब हमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बताना है, तो फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो Mi की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, और एक इसके लिए बी ऑप्शन के लिए है, तो हमारा बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें से किसमें मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। इसको आप क्या लिख सकते हो? TF0 डेल्टा TF को क्या लिख सकते हो? TF0 माइनस TF। ठीक है, इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। अब सपोज आपका यहाँ से TF क्या आ जाएगा? TF0 माइनस का अब KF इंटू MI लिख दो। ठीक, तो ये आ गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट। आपका पूछ रहा है सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, तो अगर मैं बात करूं KF की, तो KF तो आपका सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट नहीं पता है, सपोज पानी या जो भी है। ठीक है, तो हमारा KF सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। TF0 भी हमारा नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ही होगा। अगर सपोज पानी है तो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो उस केस में TF माइनस KF MI के पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम वाटर मान लें, ठीक है, वैसे ही मैंने पानी मान लिया। ठीक, तो सपोज पानी है तो TF कितना हो जाएगा? माइनस KF इंटू MI हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा MI की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू होगी। क्या हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि जितनी ज़्यादा MI की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू न्यूमेरिकली जाएगी, लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगी, क्योंकि माइनस है ना। तो जितनी ज़्यादा MI की वैल्यू उतनी ज़्यादा नेगेटिव में फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ेगी, और नेगेटिव में फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ेगी मतलब उतनी कम होगी। तो जितनी ज़्यादा MI की वैल्यू होगी उतना वैल्यू फ्रीजिंग पॉइंट की नेगेटिव में बढ़ेगी, यानी कि जितनी ज़्यादा MI की वैल्यू उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमें MI की वैल्यू मैक्सिमम बतानी है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? ठीक है, कि मोर MI वैल्यू, आप क्या करोगे? लेसर द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है,
लेसर द फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा एम की वैल्यू किसके लिए है? आप निकाल लो। ठीक है, अब वही डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया तो मोलैरिटी को मोलैरिटी के बराबर मान लोगे आप। ठीक है, सब में मोलैरिटी दिया तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मोलैरिटी मोलैरिटी को आप सेम मान लोगे। तो एम की वैल्यू आप सबके लिए निकालोगे। पॉइंट वन है। आई की वैल्यू कितनी लोगे? अब जब आई आपको नहीं पता है, आपको अल्फा वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप आई का क्या मानोगे? आप 100% डिसोसिएशन के हिसाब से ही मानोगे। सॉल्ट है तो आप मान लोगे कि सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा 1 है, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू ग्लूकोज के लिए तो 1 ही होगी आपका। ना एसोसिएट करेगा ना डिसोसिएट करेगा। एक कैल्शियम आयन में टूटेगा, दो क्लोराइड आयन में टूटेगा, तो आई की वैल्यू 3। अगेन आपका सॉल्ट है तो सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा का वैल्यू 1 मान के आप इन सबके लिए निकाल दोगे। दो सोडियम में टूटेगा, एक सल्फेट में टूटेगा, तो आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक, तो एम आई की वैल्यू कैलकुलेट करो। पहले के लिए कितनी? 0.2 आ जाएगी। दूसरे के लिए कितनी? 0.1 आ जाएगी। तीसरे के लिए कितनी? 0.3 आ जाएगी। चौथे के लिए कितनी? 2.4 आ जाएगी। 2.4 आ जाएगी। सॉरी, 0.24 आ जाएगी। 0.24 आ जाएगी। 3 इंटू 0.08, 0.24 आ जाएगा। अब सबसे ज़्यादा किसके लिए है? सबसे ज़्यादा एम आई की वैल्यू किसके लिए आई? सी के लिए आई, सी ऑप्शन के लिए। तो सी ऑप्शन के लिए आई तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट बताना है तो सी ही आंसर है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, सिंपल। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि आपको मोलैरिटी दी है सोल्यूशन की, 0.04 मोलर सोल्यूशन है, 0.04 मोलर सोल्यूशन है। ठीक है, of each of the following compound is prepared in which solution would you expect to freeze at 0.149 minus 0.149 डिग्री सेल्सियस। के एफ पानी भी दिया है। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन अज्यूम करना है, मतलब अल्फा आपका क्या, आपको नियरली 1 अज्यूम करना है, यानी कि अगर डिसोसिएशन है तो आई को आपको एन के बराबर हो जाएगा। आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा 1 यानी कि आई एन के बराबर। एज सिंपल एज दैट। ठीक, तो हम निकाल लें पहले तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू, हमें दिया हुआ है बेसिकली है आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। आपको डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी हुई है कि आपका वाटर है, तो आपका वाटर, आप इसको क्या लिखते हैं कि आप इसको डेल्टा टी एफ को लिख सकते हो टी एफ नॉट माइनस टी एफ, यही लिख सकते हो, इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। अब टी एफ नॉट नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 आ जाएगा। माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना सोल्यूशन का दिया है? माइनस का 0.149, इक्वल टू आई आपको निकालना ही है, के एफ आपका 1.86 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी आप मोलैरिटी के बराबर ही मान लोगे क्योंकि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया, तो यहाँ से आप आई निकाल लोगे, कितना आएगा? ये आ जाएगा लगभग 2.002, यानी कि रफली आप आई को बोल दोगे आई आपका आ गया 2 के बराबर। ठीक, अब आई 2 के बराबर है तो आई इक्वल टू एन है, क्योंकि आपका वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन अज्यूम करना है, यानी कि अल्फा 1 है, यानी कि आप क्या कह दोगे? देयर आपका ऑल्सो एन इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे यहीं लिख दो, एन बी 2 आ जाएगा आपका, क्योंकि आई 2 है तो एन बी 2 है, और वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए अल्फा 1 यानी कि आई एन के बराबर। तो इनमें से सब देख लेंगे, सब ऑप्शन में चेक कर लेंगे कितने, कौन सा है जो 2 आयंस में टूट रहा है। जो भी 2 आयंस में टूटेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 आयंस में कौन टूट रहा है? अगर हम बात करें कि पहले की बात करें तो बाहर वाला तो अलग हो जाएगा, एक क्लोराइड आयन हो जाएगा, और ये वाली जो चीज़ है पूरी अलग होगी। तो एक क्लोराइड आयन टूटेगा और एक ही एक कॉम्प्लेक्स वाला आयन बनेगा। तो एक क्लोराइड आयन और एक कॉम्प्लेक्स वाला आयन, तो यही 2 आयन में टूटेगा, तो पहले ही आंसर हो गया। लेकिन बाकी चेक कर लेते हैं। अब देखो, बाहर वाला जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ है वो तो एक साथ टूटेगा, तो ये पूरा अकेला रहेगा, तो एक आयन माना जाएगा। और बाहर 4 पोटेशियम है तो 4 आयन और हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो हमारा बात करें तो कितना एन हो जाएगा? यहाँ पे तो एन का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में बात करें तो पूरा कॉम्प्लेक्स तो एक आयन, ये अलग हो गया एक आयन, और 2 क्लोरीन है तो 2 आयन इधर आ जाएंगे, तो टोटल कितने? 3 आयन आ जाएंगे। ठीक, अब इधर की बात करें तो बाहर वाले 3 क्लोरीन तो 3 अलग अलग आयन में, और कॉम्प्लेक्स वाला पूरा एक एक आयन, तो आयन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब इसकी बात करें तो एक क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा और इसमें एक कॉम्प्लेक्स वाला अलग।
एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जैसे पहले भी बात हुई थी कि पहले वाला हमारा ऑप्शन आ जाएगा, तो पहले भी समझ में आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।